नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंट हाउस में दूसरी ओर अपने खिलाफ बन रहे प्लेन से बिल्कुल अनजान अनाया पार्किंग लोड से अपनी मॉम के पेंट हाउस में जा रही थी। कपूर इंडस्ट्री 15 मंजिल बिल्डिंग थी, लेकिन उसके ऊपर 2 मंजिला पेंट हाउस था। वह काफी लग्जरियस और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसके लिए एक स्पेशली लिफ्ट थी। उसके अलावा वहां पर कोई अंदर नहीं जा सकता था। हालांकि 15 मंजिल में भी 15वीं मंजिल खाली थी। वहां पर भी सिर्फ गीता कपूर ही जाती थी। उसके नीचे ही कपूर इंडस्ट्री का सारा कारोबार चलता था। इतने सालों में भी इस रहस्य के बारे में राजेश कपूर को नहीं पता था। हालांकि उसने गीता कपूर का वह केबिन हथिया लिया था, जो दुनिया को दिखाने के लिए था, जहां पर वह जब कपूर इंडस्ट्री की सीईओ थी तब बैठती थी। उस केबिन को राजेश कपूर खुद इस्तेमाल करता था। उसे लगता था कि गीता कपूर के सारे राज उसी में है। इसीलिए उसने गीता कपूर के मरने के कुछ दिन बाद, जब उसने कपूर इंडस्ट्री संभाली, तो इमोशनल अटैचमेंट का ड्रामा करके उसी केबिन को अपना बना लिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि गीता कपूर उसे 2 कदम आगे थी, और वो केबिन तो बस दिखाने के लिए था। गीता कपूर ने अपना पूरा एक फ्लो रखा था, जहां पर उसने कंपनी के सारे अफेयर्स और उसे दूसरी चीजों को मोनेटाइज करने के लिए रखा था, जिसके बारे में कंपनी में किसी को कुछ नहीं पता था। वह जैसे ही पेंट हाउस में पहुंचते हैं, वैसे ही धनंजय ठकराल अनाया को देखकर प्यार से बोले, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हर जगह तुम्हारी फिंगरप्रिंट और तुम्हारी आई स्कैनिंग लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ तुम ही जा सकती हो। मुझे बस यहाँ आने तक की एक्सेस है। और हाँ, यहाँ के नीचे का फ्लो स्पेशली तुम्हारे मॉम का वर्किंग प्लेस है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उस फ्लो पर भी इसी लिफ्ट से जाया जा सकता है, इसलिए वहां पर भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। यह समझ गई थी। उसकी मॉम के और भी कई सारे राज हैं, जो उसकी मॉम ने इन जगहों पर छुपाया है। वह मिस्टर ठकराल को मुस्कुराकर देखते हुए बोली, ठीक है धनंजय अंकल, तो आप जाए, आपको भी काफी सारा काम होगा। मैं यहाँ की सारी चीज देख लूंगी। वैसे भी आज मैं नहीं रुकने वाली हूँ, और थैंक यू मेरी मॉम की चीजों का ध्यान रखने के लिए। धनंजय ठकराल मुस्कुराकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुम सच में प्यारी बच्ची हो बेटा। भले ही मैं तुम्हारे लिए सिर्फ काम करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, इसीलिए तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसका यह प्यारा जेस्चर अनाया के दिल को छू गया। आखिरकार उसके सर पर किसी ने प्यार से कभी हाथ जो नहीं रखा था। वह जानती थी कि धनंजय ठकराल उसे सिर्फ कहने के लिए बेटी नहीं मानते, वो उसकी बेटी की तरह ध्यान भी रखता है, चाहे फिर अनाया को इस बारे में पता हो या ना हो। उसने कई चीज का एहसास भी था, क्योंकि उसने पूरा जन्म उन घटिया लोगों के बीच उनकी चालें देखकर बिताया था। तो वो समझ गई थी कि इतने सालों तक उसी प्रॉपर्टी को बचा कर रखना धनंजय ठकराल के लिए आसान नहीं रहा होगा। उनके ऊपर भी काफी बार खतरा आया होगा, उन लोगों की चालों की वजह से, लेकिन फिर भी वह आज उसके लिए लॉयल थे। उसने दिल ही दिल में डिसाइड किया था कि अगर जिंदगी में कभी उनको जरूरत पड़ी तो वह उनकी मदद जरूर करेगी। यही सोचते हुए वो वहां पर लगे डिजिटल दरवाजे पर अपने फिंगरप्रिंट देती है। फिंगरप्रिंट देते ही वहां पर एक हरी रोशनी होती है, जो अनाया को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है, खास करके उसकी आंखों को। स्कैनिंग पूरा होते ही डोर से एक रोबोटिक आवाज आई, वेलकम होम मास्टर, हम आपका इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में वह दरवाजा स्लाइड की तरह खुल गया। अनाया जैसे ही अंदर गई, उसे पूरे पेंट हाउस की लाइट एक साथ जल गई है। अंदर का नजारा देखकर अनाया की सांस ही थम गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल वहां पर हर चीज इस तरह से रखी गई थी जैसे अभी भी वहां कोई रह रहा हो। हर चीज एकदम साफ, जैसे ही वह 2 कदम आगे रखती है, वहां पर कई सारे छोटे बड़े रोबोट आते हैं। वह सभी रोबोट अनाया के सामने झुककर उसे ग्रिट करते हुए बोले, मास्टर आपका स्वागत है। तभी अनाया की घड़ी से भी एक आवाज आई, फाइनली हम घर आ गए। उस आवाज को सुनकर अनाया कंफ्यूज होकर बोली, रेम, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? रेम जो उसकी डिजिटल वॉच का एक प्रोग्राम था, उसमें से आवाज आई, बिल्कुल मास्टर, मैं पुराने मास्टर के साथ यहाँ आया हूँ, और यह सभी लोग यहाँ के केयरटेकर है, जो इस पेंट हाउस को संभालते हैं। यह देखकर अनाया आंखें बड़ी करके उन रॉबर्ट को देखती हैं, जिसमें 2 रॉबर्ट ह्यूमन इंसानी बॉडी की तरह डिजाइन किए गए थे।
लेकिन उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, लेकिन वह इंसानों की तरह काम कर सकते थे। वही 2 सफाई रोबोट थे, जिसमें भी स्पीकर्स और माइक लगा हुआ था। बाकी के एक रोबोट थोड़ा अलग था, जो यहाँ का कुक नजर आ रहा था। उन सब को देखकर अनाया मुस्कुराकर बोली, क्या तुम लोगों को मेरी मॉम ने बनाया है? वह सभी एक साथ बोले, जी मास्टर, हमें उसी ने बनाया है। लेकिन उनके बाद आप ही हमारे मास्टर हैं। हम सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। आज जाकर आप यहाँ आए हैं। यह सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई। वह सामने खड़ी एक रॉबर्ट को देखकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह रॉबर्ट आगे आते हुए बोला, मैं आपका बटलर हूँ नोबिता। तभी पास खड़ी हुई फीमेल रोबोट बोली, और मैं हूँ शिजुका। तभी पास खड़ा हुआ मोटा रॉबर्ट आगे आते हुए बोला, और मैं हूँ आपका प्यारा कुक डोरेमोन। उनके नाम सुनकर अनाया मुस्कुरा देती है, तो कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम लोगों के नाम ऐसे क्यों हैं, कार्टून जैसे? तो रॉबर्ट नोबिता आगे आते हुए बोला, यह नाम हमें मास्टर ने दिए हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी फेवरेट इंसान को यह नाम पसंद है, ताकि वह खुश हो जाए। इसलिए उन्होंने हमें यही नाम दिया है। आप चाहे तो हमारे नाम बदल सकते हैं। यह सुनकर अनाया को कुछ याद आता है। उन रॉबर्ट के इतने अजीब नाम क्यों हैं? और क्या अनाया की जिंदगी में आगे कोई प्रॉब्लम होगी? कौन सी नई चाल चलेगा राजेश कपूर? पेंट हाउस में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया उन रोबोट के नाम सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, तो वह फ्लैशबैक में चली जाती है। उसकी यादों में एक छोटी सी 4 साल के बच्चे बोलते हुए भाग रही थी, और उनके आगे कुछ नौकर और गार्ड्स भाग रहे थे, क्योंकि वह पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी वह एक गार्ड को पकड़ते हुए अपने तोतली आवाज में बोली, मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया, मोटू राजेश अंकल को मैंने पकड़ लिया। वह अपनी तोतली आवाज में यही कहे जा रही थी। तभी वह मोटा आदमी खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, लिटिल प्रिंसेस, आप मेरा नाम भूल गए। मैं कमलेश अंकल हूँ। यह सुनकर छोटी सी बच्ची अनाया कंफ्यूज होकर अपनी क्यूट आवाज में पूछती है, आप लोगों के नाम इतने मुश्किल क्यों हैं? अगर आप लोगों के नाम मेरे कार्टून कैरेक्टर की तरह होते, तो कितना अच्छा होता, जैसे कि आप है डोरेमोन। फिर एक और विराट की ओर इशारा करके बोली, आप है नोबिता। फिर एक सर्वेंट की ओर इशारा करके बोली, और आप है शिजुका। इस तरह वह सब की ओर इशारा करके कार्टून के नाम देने लगी। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, इसे याद रखना कितना आसान है। यह सारी चीजों को मासूमियत से और काफी क्यूट आवाज में बोल रही थी। वही उसकी बातें सुनकर वहां खड़े सभी गार्ड्स और नौकर खिलखिलाकर हंसने लगे। यह रोज का था। वो नन्ही सी जान हर जगह अपनी मासूमियत बिखेर देती थी। तभी पीछे से एक प्यारी और ममता भरी आवाज आई, बात तो तुम सही कह रही हो मेरी गुड़िया। फिर वो औरत क्यूट अनाया के गाल को पिंच करके आगे बोली, क्या मेरी प्रिंसेस को किसी के नाम याद नहीं रहते? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी, जहां पर सबके नाम कार्टून कैरेक्टर पर होंगे। फिर मेरी गुड़िया को सब कुछ याद आ जाएगा, और उसे सबको बुलाने में मुश्किल भी नहीं होगी। इतना बोलकर वह औरत उसकी सर को प्यार से चूम लेती है। यह सब कुछ याद करके अनाया की आंखें नम हो जाती है, और वह पिछली यदि से बाहर आती है, और वहां खड़े रोबोट को देखने लगती है। वह समझ गई कि उसकी माँ ने यह सब कुछ उसके लिए किया था। उसका दिल उसकी माँ की यादों से भर गया। उसकी माँ ने उसके छोटे से मजाक को भी हकीकत बना दिया था। उसने तो बस मजाक मस्ती में बच्चे जैसी सोच में कहा था कि अगर ऐसा घर होता तो कैसा लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसका वह सपना पूरा भी कर दिया। यह पेंट हाउस बिल्कुल उसकी सोच की तरह था। वहां पर जो भी छोटी अनाया को पसंद था वह सब कुछ था। कई सारे कार्टून और उसकी पसंद की कुछ और चीजें। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर हर चीज एडवांस थी, यानी कि रॉबर्ट और टेक्निकल चीजों से बनी हुई थी। अनाया अंदर जाते हुए नम आवाज में बोली, शिजुका मुझे जरा घर तो दिखाना। इतना बोलते हुए वो अंदर चली गई। चलते हुए वह मुस्कुराकर डोरेमोन को देखते हुए बोली, और मिस्टर डोरेमोन, आप मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए। सामान तो है ना यहाँ? यह सुनकर कुक डोरेमोन बोला, आप चिंता मत कीजिए मास्टर। जब से आप कंट्री में आए हैं, तब से ही हम हर रोज ग्रोसरी मंगवाते हैं, क्योंकि हमें लगता था आप कभी ना कभी तो यहाँ रुकेंगी। यह सुनकर अनाया कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम लोगों को कैसे पता मैं कंट्री में आई हूँ? तो उसकी वोट से एक इतराती हुई आवाज आई, मेरी वजह से मास्टर। मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, तो मैं ही इन लोगों को सिग्नल भेज देता हूँ। यह सुनकर अनाया सिर हिलाते हुए बोली, उसकी माँ के रॉबर्ट कुछ ज्यादा ही एडवांस है। वो खुद ही सोच लेते हैं।
यही सोचते हुए वो अंदर जाने लगी है और पेंट हाउस को गौर से देखने लगी। तभी सामने दीवार पर उसे बड़ी सी तस्वीर नजर आई, जिसमें वह और उसकी माँ थी, जिसमें वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस रही थी। वह तस्वीर अनाया के दिल में एक सुकून पैदा कर रहा था। उस पूरी दीवार पर उसकी माँ की यादें थे, जिसमें गीता कपूर की कई सारे लोगों की साथ की तस्वीर थी। उन सभी में उसकी माँ थी और कुछ में वह भी थी। शायद यह उसकी माँ की यादों का पिटारा था। वह गौर से हर तस्वीर को देखती है, फिर अंदर जाने लगी। तभी उसके पास खड़ी हुई रोबोट शिजुका बोली, मास्टर यहाँ पर 5 कमरे हैं, जिसमें एक मास्टर बेडरूम है जो आपका है। वहां पर आपकी जरूरत की सारी चीज पहले से रख दी गई है। उसके पास वाला कमरा पुराने मास्टर की चीजों से भरा हुआ है, जिसको हमने काफी संभाल कर रखा है। और एक स्टडी रूम भी है। एक स्टडी रूम है, एक थिएटर रूम है और एक गेस्ट रूम भी है। अनाया उसे वापस जाने का इशारा करते हुए बोली, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। वो इतना बोलकर वह मास्टर बेडरूम में चली गई। वो जैसे ही कमरे में देखती है, पूरा कमरा व्हाइट और नेवी ब्लू कलर की चीजों से भरा हुआ था। वहां की बेडशीट से लेकर दीवारों तक वही दोनों कलर का कॉम्बिनेशन था। अनाया बस गौर से उस कमरे को देख रही थी, जहां टेबल पर उसकी और उसकी माँ की एक तस्वीर थी और उसी के पास उसकी और हर्षवर्धन की एक तस्वीर थी। उसे देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, यह तस्वीर यहाँ पर उद्धरण चिन्ह। तो उसके हाथ से वापस आवाज आई, मास्टर, इसके लिए मैंने कहा था, मैंने ही इंस्ट्रक्शन दिया था। यह सुनकर अनाया आंखें छोटी करके बोली, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहे हो रेम? लगता है मुझे तुम्हें ऑफ करने की जरूरत है। यह सुनकर रेम अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोला, मास्टर आप रूड हो रहे हैं। मैं तो आप ही के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आप अपने हस्बैंड के बिना नहीं रहने वाले, इसीलिए मैंने उनकी कुछ चीज भी अरेंज करने को बटलर से कह दिया था। यह सुनकर अनाया वार्डरोब कैबिनेट खोलकर देखती है, तो सच में वहां पर हर्षवर्धन की चीजें रखी हुई थी। उसके दिल के किसी कोने में अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वह नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोली, प्रेम, तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही खुराफाती चल रही है। अब मुझे बिना पूछे कोई भी काम मत करना और मुझे सब कुछ देखने दो। इतना बोलकर वह रेम को इग्नोर कर देती है और बाकी सारी चीज देखने लगती है। वो उसकी माँ के कमरे में भी गई, लेकिन वहां पर उसकी माँ की चीजों को देखकर वह इमोशनल हो गई है, क्योंकि उसकी माँ की कई सारी चीज वहां पर रखी हुई थी। उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी, कुछ फाइल्स, उनकी हर याद वहां पर काफी अच्छे से संभाल कर रखी थी। वह दिल के किसी कोने में खुश भी हो रही थी, क्योंकि उसे यहाँ आकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ अभी भी यहाँ पर है और उसकी हिफाजत के लिए उसे देख रही है। वह मुस्कुराकर बोली, मिस यू ममा। क्या इन सब में अनाया के सामने आएंगे कोई राज? और क्या आगे चलकर राजेश कपूर इसे भी हथिया लेगा? मेहता इंडस्ट्री में दूसरी ओर विशाल मेहता जैसे ही कपूर इंडस्ट्री से वापस अपनी कंपनी गया, उस वक्त वह अनाया के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे अनाया का बेखौफ अंदाज, रौबदार एटीट्यूड और उसका वह मिस्टीरियस उरा उसे अपनी ओर खींच रहा था। अब उसे जानवी कपूर किसी कचरे की तरह नजर आती थी। आज तक वो जानवी कपूर को अपने साथ रखता था और उसके साथ फन करता था, क्योंकि वह उसे अपने स्टैंडर्ड मेज की लगती थी। लेकिन अब उसके हिसाब से जहावी कपूर में वह बात नहीं रही थी। उसे अब अनाया चाहिए थी। वह काफी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी कंपनी में आया था। वो ऐसे ही अपनी सीट पर बैठता है, वह अपनी बेल बजाता है, तो अंदर एक यंग और काफी खूबसूरत फॉरेनर लड़की आती है, जिसका नाम क्रिस्टीना था। यह कोई और नहीं, विशाल मेहता की सेक्रेटरी थी। क्रिस्टीना एक 27 साल की औरत थी, जो कुछ साल पहले फॉरेन से इंडिया काम के सिलसिले में आई थी। लेकिन उसे विशाल मेहता से कुछ अट्रैक्शन, आकर्षण सा हो गया और वह उसकी सेक्रेटरी बन गई। हालांकि उसे विशाल मेहता की सिर्फ बेड पार्टनर बनना था। वह काफी ओपन माइंडेड लड़की थी, कभी एक मर्द से बंदी नहीं रह सकती थी और फॉरेन में भी अपनी शौक पूरा करती थी और वहां पर उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे थे। लेकिन विशाल मेहता उसे पैसों के साथ सेटिस्फैक्शन भी देता था, इसीलिए वह यहाँ पर उसकी एक लॉयल एम्प्लॉय बन गई थी और वो विशाल मेहता को काफी अच्छे से जानती थी। यहाँ तक कि उसके सारे अफेयर्स और उसके वन नाइट स्टैंड के बारे में भी पता था। वह कब क्या सोचता है और क्या करता है, शायद क्रिस्टीना के अलावा कोई कभी गैस नहीं कर सकता था। और विशाल मेहता को भी क्रिस्टीना पर यकीन था। उन दोनों का रिश्ता शायद एक अच्छे बेड पार्टनर का था। वह दोनों ही एक दूसरे की जरूरत पूरी करते थे।
और विशाल मेहता की यही क्वालिटी कि वह क्रिस्टीना से कभी कुछ छुपाता नहीं था। वो क्रिस्टीना को भी पसंद था। यहाँ तक कि कई बार तो विशाल मेहता क्रिस्टीना के सामने ही कुछ लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और क्रिस्टीना को छेड़ता भी था। लेकिन क्रिस्टीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद कह सकते हैं उनका रिश्ता काफी बेशर्मी भरा था। वही क्रिस्टीना जैसे ही अंदर आई, विशाल मेहता का चेहरा देखकर ही वो समझ गई कि जरूर बात कुछ गंभीर है। वो अंदर आते हुए अपने शर्ट को ठीक करती है और अपने शर्ट के 2 बटन खोल देती है। वह जानती थी कि विशाल मेहता उसे इस तरह से देख बेकाबू हो जाएगा। एक तरह से क्रिस्टीना उसे हमेशा इन्फ्लुएंस करती थी और उसे शांत करने का काम करती थी। क्रिस्टीना जैसे ही उसके पास गई, विशाल मेहता उसे अपनी डार्क नजरों से घूरता है। क्रिस्टीना ने काफी छोटी स्कर्ट और एकदम टाइट शर्ट पहनी थी। बटन खोलने की वजह से उसके उभार साफ साफ नजर आ रहे थे। वैसे भी क्रिस्टीना का बॉडी शेप काफी हॉट था। उसके बुब्स और हिप का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यहाँ तक कि शर्ट के बटन खुलने से एक साइड से तो उसके अंदर के कपड़े भी नजर आ रहे थे। वह विशाल मेहता के पास गई और उसके कंधों को सहलाते हुए सिडक्टिव आवाज में बोले, क्या हुआ बॉस, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुन विशाल मेहता के चेहरे पर एक कृपी सी मुस्कान आ गई। वह उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सोफे पर पटक कर बोला, तुम्हें तो पता है मुझे क्या चाहिए, तो फिर इस तरह से नाटक क्यों कर रही हो। उसकी बात समझते हुए क्रिस्टीना उसके शर्ट के बटन खोलते हुए डिप आवाज में बोली, मुझे पता है आपको रिलैक्स होना है, आपने उसके लिए मुझे बुलाया है। तभी विशाल मेहता उसके होठों पर एक बाइट करते हुए बोला, क्रिस्टी यू आर ए बेस्ट। तुम ही हो जो मुझे हमेशा से ही सेटिस्फाई करती हो और मेरे मूड को समझती हो। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ अगर तुम मेरे पास नहीं होती तो मेरा क्या होता। क्रिस्टीना उसके पेंट की बेल्ट खोलते हुए जिप खोलकर उसके पैरों के बीच से हिलाते हुए बोली, रिलैक्स बॉस, मैं हमेशा से ही आपके पास हूँ और आप भी कुछ कम नहीं है। आप भी मुझे कंप्लीट करते हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए तो मैं आपके साथ रहती हूँ। इतना बोलकर वह अपने हाथों की मूवमेंट बढ़ा देती है। यह देखकर विशाल मेहता लंबी लंबी सांस भरता है और एक झटके में उसकी ड्रेस को फाड़कर जमीन पर फेंक देता है और अपनी भी कपड़े नीचे फेंकते हुए क्रिस्टीना को पागलों की तरह चूमने लगता है। क्रिस्टीना भी मौन करते हुए सिडक्टिव आवाजें निकाल रही थी, जैसे वह इसे काफी एंजॉय कर रही हो और इस चीज को मिस भी कर रही हो। यह हर बार का था। विशाल मेहता जब गुस्से में होता था तभी क्रिस्टीना के साथ सोता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वह वाइल्डनेस क्रिस्टीना के अलावा कोई नहीं झेल सकता और उसे वक्त उसे सिर्फ क्रिस्टी नहीं सेटिस्फाई कर सकती थी। क्रिस्टीना भी इस वजह से विशाल मेहता को पसंद करती थी। वह वाइल्ड रोमांस की दीवानी थी। वह क्रेजी और वाइल्ड रोमांच पसंद करती थी, इसलिए वह अपने मुंह से काफी सेडिक्टिव आवाज भी निकालने लगी। इस वक्त वह दोनों ही पूरी दुनिया से बेखबर हो चुके थे और काफी वाइल्ड तरीके से रोमांस कर रहे थे। विशाल मेहता ने सोफे पर ही क्रिस्टीना को साइड सुलाया और उसके बालों को पीछे से खींचा और उसके हाथ को भी ऊपर प्रेस कर दिया और उसे ऐसे ही दबोचते हुए साइड से उसके अंदर इंटर होते हुए वायरल रोमांस करने लगा। वह उस पर किसी पागल इंसान की तरह टूट पड़ा था। 2 घंटे के बाद क्रिस्टीना ऊपर थी और विशाल नीचे था और क्रिस्टीना उसे प्लेजर दे रही थी। तकरीबन 4 घंटे के बाद वह दोनों ही थककर एक दूसरे की बाहों में थे। विशाल क्रिस्टीना को बिना इमोशन की देखते हुए बोला, मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रिस्टीना। क्रिस्टीना उसके सीने को सलाहकार बोली, किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए बॉस, आपको किसने नाराज किया, आप बस मुझे एक बार बता दीजिए। विशाल मेहता बिना इमोशन के बोला, किसी ने नाराज नहीं किया, मुझे वह लड़की चाहिए अनाया कपूर जो अभी अभी लौटी है। मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हो सके तो उसकी एक तस्वीर बिना मास्क के। मुझे उसे देखना है। उसकी आंखों में इतनी कशिश है और उसके आसपास का ऑरा इतना स्ट्रांग है जो मुझे उसकी ओर खींचता है। तो उसका चेहरा कितना रूमानी होगा। तुम्हारे पास 2 दिन है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो। क्रिस्टीना भी एक क्रीपी सी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है आपको नया शिकार मिल गया। विशाल मेहता उसके बम पर थपकी देते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, सी इज माई न्यू डॉल, लेकिन वो मुझे पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। यह कहते हुए वो काफी अजीब तरीके से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कुछ तो था जो क्रिस्टीना देख नहीं पाई, लेकिन उसे जलन हुई, क्योंकि आज तक विशाल ने किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं कहा था और ना ही किसी भी लड़की के लिए इतना पजेसिव हुआ था।
क्या अनाया फंसेगी विशाल की चल में? और क्या आगे चलकर अनाया के लिए कोई नया खतरा बनेगा? कपूर इंडस्ट्री बहार। दूसरी ओर अनाया को मिस्टर बख्शी का हॉस्पिटल से फोन आता है। उन्हें किसी क्रिटिकल केस में उसकी मदद चाहिए थी। पेशेंट काफी सीरियस था, इसीलिए उन्होंने अनाया से मदद मांगी थी। वैसे वो अनाया की मदद मांगना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बात उनकी नातिन की थी। वह कैसे उनकी बेटी के बेटे का था, जो अभी महेश 12 साल का था, और कुछ घंटा पहले उनका मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसका सर फट चुका था। उसे ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो यह गारंटी दे सके कि वह उसे बचा लेगा। डॉक्टर बख्शी पहले ही सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर चुके थे। वह जानते थे कि जो भी डॉक्टर उनके नातिन का ऑपरेशन करेगा, वह बस उसे जिंदा रख सकता है, लेकिन उनका नातिन जरूर कोमा में चला जाएगा। बस एक ही ऐसा इंसान था जो उनके नातिन को पूरी तरह से ठीक कर सकता था, और वह थी डॉक्टर ऐना, दुनिया की फर्स्ट नंबर की डॉक्टर। इसीलिए उन्होंने मजबूरी में अनाया को कांटेक्ट किया। अनाया वैसे तो यह ऑपरेशन के लिए हामी नहीं भरना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बख्शी ने बिना किसी स्वार्थ के कई बार उनकी मदद की थी। वह जानती थी कि वो अच्छे इंसान है, इसलिए उसने हामी भर दी और तुरंत कपूर इंडस्ट्री से निकल गई। इस बार उसने अपनी मॉम की एक कार निकाली थी, जिसे काफी एडवांस फीचर्स थे। अनाया ने जल्दबाजी में इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह जब कपूर इंडस्ट्री से निकली तो एक दूर छुपा हुआ इंसान उस पर नजर रख रहा था, जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही अनाया वहां से निकली, उस इंसान ने किसी को इन्फॉर्म किया, बॉस टारगेट निकल चुका है, इस वक्त सिटी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा है। सामने से एक खतरनाक आवाज आए, उसे जाने दो, दिन के उजाले में हम उसे नहीं पकड़ सकते, हम पर शक हो सकता है, हम रात होने का इंतजार करेंगे, बस टारगेट खोना नहीं चाहिए, उस पर दूर से ही नजर रखो। इतना बोलकर फोन काट देता है। वही वह इंसान जो छुपा हुआ था, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह अनाया की कार को देखते हुए घटिया हंसी हंसकर बोला, लगता है आज रात को काफी मजा आने वाले हैं, काफी अच्छा शिकार हाथ लगने वाला है। इतना बोलकर वह चुपके से अनाया का पीछा शुरू कर देता है। अनाया जो हमेशा चौकना रहती थी, वह उस पेशेंट की मेडिकल कंडीशन पढ़ रही थी, जो डॉक्टर बख्शी ने उसे भेजी थी। वह इस वक्त काफी चिंतित लग रही थी, क्योंकि मामला काफी क्रिटिकल था। इसकी वजह से उसने आसपास ध्यान नहीं दिया, और उसने अपनी गहरी सांस छोड़ दी, इसलिए उसने उसे इंसान को नोटिस नहीं किया जो उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनाया की कार फिर घर वाले इलाके में गुम हो गई। सिटी हॉस्पिटल में, यह बहुमंजिला हॉस्पिटल जो सिटी का जाना माना अस्पताल था, वहां अनाया की कार रुकती है। अनाया कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ कार से निकलती है। इस वक्त उसके आसपास का ऑरा पहले की तरह काफी रौबदार हो चुका था, यहाँ तक कि उसका पहनावा भी बदल चुका था। चेहरे पर बड़े बड़े गॉगल्स और एक बड़ा सा मास्क और आईब्रो तक आती हुडी। दूर से देखने पर कोई यह पहचान भी नहीं पाएगा कि यह इंसान औरत है या मर्द है। ऐसे ही चलते हुए वो अंदर आती है। वह बिना किसी परेशानी के सीधे ही डॉक्टर बख्शी के केबिन की ओर बढ़ जाती है। उसे पता था कि पेशेंट काफी क्रिटिकल है, इसीलिए उसने अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे ही वह केबिन में पहुंची, वहां पर डॉक्टर बख्शी और कुछ फैमिली मेंबर बैठे थे। यहाँ तक कि एक औरत तो जोर जोर से रो भी रही थी। वह मेच्योर औरत और कोई नहीं, डॉक्टर बख्शी की बेटी थी, जिसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। वह बहुत जोर से रो रही थी, और उसके हस्बैंड उसे शांत करवा रहे थे। उसके हस्बैंड भी देश के जाने माने बिजनेसमैन थे। डॉक्टर बख्शी काफी निराशा और मायूस होकर सिर झुककर बैठे थे। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला, उन सब की नजरें उस ओर गई। वही किसी अनजान शख्स को बाहर देखकर पास खड़ा हुआ। एक डॉक्टर गुस्से में चिल्लाकर बोला, दिख नहीं रहा कितनी गंभीर सिचुएशन है, और तुम यहाँ पर ऐसे ही घुस आई बिना किसी को इन्फॉर्म किए। लेकिन अनाया ने उस भौंकने वाले कुत्ते पर ध्यान नहीं देती। यह उसके लिए हर बार का था। हर बार कोई ना कोई उसे ऐसा इंसान मिल ही जाता था जो उसे नीचा दिखाता था, या फिर उसकी उम्र को लेकर उसे मिसअंडरस्टूड कर लेता था, और फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था। वह उसे इग्नोर करते हुए डॉक्टर बख्शी के पास गई, और उसके सामने बैठते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोली, पेशेंट की फाइल। उस आवाज को सुनकर डॉक्टर बख्शी की आंखें बड़ी हो गई। वह समझ गई कि यह डॉक्टर ऐना है। वो अपनी निराशा से बाहर आए और दिल के किसी कोने में खुशी का अनुभव कर रहे थे।
अनाया की गहरी समुद्र जैसी आंखों को देखकर डॉक्टर बख्शी थोड़ी परेशान और डरी हुई आवाज में एक फाइल उसको देते हुए गंभीर होकर बोले, आप आ गई। आप एक बार इसे देख लीजिए। मेरा पोता काफी क्रिटिकल है। और यहाँ आने के लिए शुक्रिया डॉक्टर एना। वही डॉक्टर बख्शी के मुंह से डॉक्टर एना सुनकर तो वहां खड़े सभी डॉक्टर और परिवार के लोगों की आंखें बड़ी हो गई। कौन इस लीजेंडरी नाम को नहीं जानता था? दुनिया का मिरेकल डॉक्टर जिसके नाम से पेशेंट ठीक हो जाते थे। सभी लोग अविश्वास से उनके सामने बैठी छोटी सी बच्चे जैसी लड़की को देख रहे थे। डॉक्टर बख्शी की बेटी से तो रहा भी नहीं गया। वो अपने आंसू पोंछते हुए हकलाती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर एना। फिर अपने डेड को देखकर खोई हुई ही बोली, डेड क्या यह सच में डॉक्टर एना है? क्या यह मेरे बेटे को बचा सकती है? इतना बोलकर वह खड़ी होकर एना के पास गई। लेकिन डॉक्टर बख्शी उसे बीच में रोकते हुए बोले, अभी उसे डिस्टर्ब मत करो बेटा। एक बार उन्हें रिपोर्ट देख लेने दो। वो यहाँ आए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही बाकी सभी लोग जिनके चेहरे उतरे हुए थे और जो लोग होप खो चुके थे, उनके चेहरे पर भी एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद अनाया डिप और गंभीर आवाज में बोली, पेशेंट काफी क्रिटिकल है। हमें अगले 2 घंटे में उसका ऑपरेशन शुरू करना होगा, वरना उसकी ब्रेन की नस में ब्लड क्लॉट शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम उसे बचा नहीं पाएंगे। क्या अनाया बचाएगी उस मरीज को? और क्या आगे आने वाली थी उसके लिए कोई नई मुसीबत? हॉस्पिटल में घमंडी डॉक्टर सुषमा का आना। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया रिपोर्ट देखकर मरीज की हालात खराब बताती है और गंभीर होकर बोली, ऑपरेशन की तैयारी करो। फिर डॉक्टर बख्शी की ओर देखकर बोली, लेकिन मुझे 2 स्किल्ड डॉक्टर की जरूरत है जो मुझे असिस्ट कर सके। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी बोले, ठीक है, एक तो मैं ही आ जाऊंगा, एक हम यहाँ के सबसे यंग और टैलेंटेड डॉक्टर को ले लेंगे। यह सुनकर अनाया उन्हें हाथ दिखाते हुए बोली, आप नहीं, वह आपका नातिन है। और अगर ऑपरेशन करते हुए जरा सी भी क्रिटिकल सिचुएशन आई तो आप पैनिक हो जाएंगे और उसे हालत में पेशेंट की जान पर खतरा और बढ़ जाएगा। मुझे 2 हाईली स्किल्ड डॉक्टर चाहिए जो बिना किसी सवाल के मुझे असिस्ट कर सके और जिनके पास खुद का दिमाग हो, वह बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करें। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी का दामाद बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपको वह डॉक्टर मिल जाएंगे। और अगर आपको फॉरेन से भी डॉक्टर बुलवाना है तो बुला लीजिए। अनाया जो उनकी बात सुन रही थी, वो समझ गई कि यह लोग अपने पैसे का पावर दिखा रहे थे। वो अपना हाथ उसे दिखाते हुए गंभीर आवाज में बोली, इतना वक्त नहीं है। फिर डॉक्टर बख्शी की ओर देखकर बोली, आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप खुद तो डॉक्टर को चुन लीजिए और मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती हूँ। आप बाकी की सारी चीज देख लीजिए। फिर वहां से जाते हुए बोली, ध्यान रखिएगा कि हमें कुछ खास दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, उसका स्टॉक हॉस्पिटल में होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, पेशेंट का ब्लड अस्पताल में कम नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। डॉक्टर बख्शी भी डॉक्टर को सारे इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं जो भी अनाया ने तैयारियां करवाने को कहा था। तभी एक डॉक्टर वहां हड़बड़ा कर आते हुए बोला, डॉक्टर बख्शी, एक प्रॉब्लम हो गई है। पेशेंट का ब्लड ओ नेगेटिव है और हमारे ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं है, सिर्फ 1 पाउंड है और वह भी काफी पुराना। मुझे नहीं लगता कि इतने क्रिटिकल ऑपरेशन में हमें वह ब्लड यूज करना चाहिए। यह सुनकर सभी के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए, क्योंकि ओ नेगेटिव सबसे रेयर ब्लड ग्रुप था। ऊपर से वह ब्लड ग्रुप और कोई ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता था, उसे बस वो नेगेटिव ब्लड ही चाहिए था। तभी डॉक्टर बख्शी का दामाद बोला, चिंता मत कीजिए, मैं ब्लड का इंतजाम करता हूँ, आप बाकी सारी चीज देख लीजिए। तभी उनकी बेटी बोली, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है। डॉक्टर बख्शी उसे शांत करवाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसे ऑपरेशन में हमें कितने ब्लड की जरूरत पड़ेगी हम नहीं जानते। तुम्हारा ब्लड ग्रुप वही है, लेकिन वह इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है। क्योंकि तुम अस्पताल में ही हो तो हम तुम्हारा ब्लड डायरेक्ट पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ी तो तुम डोनेट नहीं कर पाओगी। वो लोग क्रिटिकल सिचुएशन समझ चुके थे, इसलिए ज्यादा बहस नहीं करते और तैयारी शुरू कर देते हैं। अनाया अब तक ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वह जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, उसके पेशेंट को चेक किया। उसे देखकर वो समझ गई कि उस बच्चे की हालत सच में खराब थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। वह जानती थी कि उसे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन सर्जरी के बाद उसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो वह लाइफ टाइम के लिए अपाहिज हो जाएगा। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस उसके ब्रेन पर ध्यान दिया और उसी की चिंता की। तभी वहां पर एक 45 साल की औरत डॉक्टर के कोर्ट में अंदर आई और अपनी घमंडी आवाज में बोली, ऑपरेशन की तैयारी हो गई है। मैं भी तैयार हूँ। पेशेंट की हालत क्या है, मुझे रिपोर्ट दो। उसकी ऐसी हरकत से सभी लोग वहां पर उसे घूरने लगे। वही वो औरत को अभी अंदर आई थी। वो सबको इस तरह से खुद को इग्नोर करता देख और इस तरह से घूरता देखा। वो गुस्सेल और घमंडी आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? तुम्हारी सीनियर पेशेंट मरीज की रिपोर्ट देने को कह रही है और तुम यहाँ पर ऐसे खड़े हो और रिस्पांस भी नहीं दे रहे हो। उसकी इतनी गुस्से आवाज सुनकर अनाया चीर गई। वो पेशेंट को चेक करते हुए कंफ्यूज आवाज में बोली, आप एक डॉक्टर है और आपको इतना भी नहीं पता कि औरती रूम में ऊंची आवाज में बात नहीं करते। यह बात उस डॉक्टर के ईगो पर जाकर लगी। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम होती कौन हो मुझ पर इस तरह से उंगली उठाने वाली? दिखने में तो एक मामूली सी नस नजर आती हो, फिर भी तुम मुझे सिखा रही हो मुझे किस तरह से बिहेव करना होगा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। अब अनाया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह नहीं चाहती थी कि पेशेंट की हालत और क्रिटिकल हो जाए, इसीलिए वह दो डॉक्टर की ओर इशारा करके बोली, इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। जो भी बात करनी है हम बाहर करेंगे, अभी औरती रूम का माहौल खराब मत करो। यह बात उस डॉक्टर से बर्दाश्त नहीं थी। वह बेशर्मी से बोली, बाहर में नहीं तुम जाओगी। मुझे तुम जैसी नर्स की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेशन टीम में। तभी ओटी के अंदर की आवाज सुनकर डॉक्टर बख्शी, जो अभी अभी कुछ काम से वहां आए थे, उन्होंने बाहर से ही यह सुन लिया। वह तुरंत अंदर आते हैं। वही अंदर का माहौल देखकर परेशान हो जाते हैं। वह अनाया को देखकर परेशान भरी आवाज में बोली, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है? अभी अनाया कुछ बोलती उससे पहले ही वह डॉक्टर थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में बोली, ओह डॉक्टर बख्शी, आप भी आ गई। आपकी यहाँ का स्टाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वह लोग अपने लीड सर्जन को रिस्पेक्ट देना भी नहीं जानते। कब से कह रही हूँ कि मुझे रिपोर्ट दे, लेकिन कोई रिस्पांस प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी, जो अनाया को देख रहे थे, वह गुस्से से पागल होने लगे, क्योंकि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर के सामने कोई अपने रुतबे का दिखावा कर रहा था। क्या जोक था यह, वह भी औरती रूम में। वह समझ गए कि डॉक्टर एना इतने गुस्से में क्यों है। वह और कोई तमाशा नहीं चाहते थे और अपने नाती के ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ही चाहते थे, ना ही वो डॉक्टर एना को नाराज करना चाहते थे। इसलिए वह पीछे मुड़े और थोड़ी डिप मगर गंभीर आवाज में बोले, डॉक्टर सुषमा, अच्छा होगा कि आप पहले बाहर चले, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वह डॉक्टर जो दूसरे बड़े अस्पताल से यहाँ बुलाई गई थी, वह घमंड से बोली, ठीक है चलिए हम बाहर डिस्कशन कर लेते हैं और यह भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन मेरे साथ औरती में चलेगा। उसका यह ओवर कॉन्फिडेंस देखकर वहां खड़े डॉक्टरों की आंखें छोटी हो गई। कुछ नर्स तो उसे घूरते हुए बोल भी रही थी, कितने घमंडी औरत है, पता नहीं क्या समझती है खुद को, और उसे यह भी नहीं पता कि वो किसके सामने घमंड दिखा रही है। वही उन नर्स की बातें बाहर जाते हुए डॉक्टर सुषमा ने भी सुना था और उसका गुस्सा यह सुन और गुस्सा हो गई। क्या डॉक्टर सुषमा खुद को बड़बड़ कर लेगी? और क्या इतना सब होने के बाद अनाया उसे माफ कर देती? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।